सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम। आज हम इस टॉपिक में मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं सबसे पहला जो राजवंश तत्कालीन भारत की परिस्थितियों पर राज करता है उसमें गुलाम वंश था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका सामान्य परिचय क्या था। तो इस पीडीएफ में आपको हर चीज़ लिखी हुई इनके बारे में मिलेगी। मैं आपको इनके संदर्भ में व्याख्या कर रहा हूँ। इनका जन्म हम देखें तो तुर्किस्तान के एक तुर्क परिवार में हुआ था। इनका बचपन का जीवन बड़ी विकट की परिस्थितियों में गुजरा। इनको एक काजी को बेच दिया गया था, लेकिन काजी इनकी योग्यता से बड़ा प्रभावित हुआ और काजी ने प्रभावित होकर इनको पढ़ाया लिखाया, साथ साथ उनको अन्य जैसे गतिविधियां जैसे घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र की कला भी सिखाई। किसी ने व्यापारी को बेच दिया, उस व्यापारी ने मोहम्मद गोरी को इनको बेच दिया। इस प्रकार तुर्किस्तान का एक व्यक्ति दास के रूप में मोहम्मद गोरी तक पहुंच गया। मोहम्मद गोरी का मूल नाम मुइजुद्दीन था। मुइजुद्दीन उसकी योग्यता से प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर अमीर ए आखूर के पद पर इनको नियुक्त कर दिया। तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद गोरी इनकी योग्यता से प्रभावित हो चुका था। इस कारण भारतीय क्षेत्रों का इनको हाकिम नियुक्त कर दिया और इस हाकिम के पद पर कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बेहतरीन तरीके से अपने दायित्वों को पूरा करता है। हमें याद है कि 1206 में पंजाब में खोखरों का दमन करने के लिए मोहम्मद गोरी अंतिम बार आक्रमण करता है, लेकिन उस आक्रमण के समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी समय मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय की शक्तियां सौंप दी तथा मलिक की उपाधियां प्रदान की। अतः कहा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो हमने ये देखा कि ये तुर्कमेनिस्तान में जन्मा हुआ एक व्यक्ति था जो विभिन्न जगह दासों के रूप में बेचा गया और अंत में एक मोहम्मद गोरी के पास आ जाता है। मोहम्मद गोरी ने इसे भारतीय क्षेत्रों का स्वामी घोषित कर दिया और ये मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। अब इसके सिंहासन धारण के संदर्भ में हम देखते हैं, चूँकि ये एक दास था और दास से मुक्त नहीं हुआ था। मध्यकालीन संदर्भ में ये माना जाता था कि कोई भी दास स्वामी नहीं बन सकता, क्योंकि ये दासता से मुक्त नहीं हुआ था। इसलिए इसको शासन ग्रहण करने में बड़ी हिचकिचाहट थी, इसलिए यह स्वामी के रूप में खुद को घोषित करने से बचा रहा। तो सिंहासन के बारे में हम देखते हैं। गोरी की मृत्यु के पश्चात लाहौर के नागरिकों ने सबसे पहले इनसे अनुरोध किया। लाहौर के नागरिकों के अनुरोध करने पर ये लाहौर चला जाता है और लाहौर में जाकर इसने भारतीय क्षेत्रों में जो गोरी का साम्राज्य था उस पर स्वयं को प्रतिनिधि घोषित कर दिया। इस प्रकार 1206 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मोहम्मद गोरी के वारिस के रूप में जो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह वास्तविक प्रतिनिधि बन जाता है। लाहौर में सिंहासन का आरोहण होते ही लाहौर को खुद की राजधानी बनाया और वहीं से शासन संचालित करता है। इस प्रकार अपने शासनकाल तक 1206 से 1210 तक राजधानी के रूप में लाहौर होती है, जिसको अगला शासक इल्तुतमिश दिल्ली ले जाता है। सिंहासन धारण करने के समय ऐबक ने दो मुख्य उपाधियां धारण की थी, मलिक और सिपह सालार। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान का मतलब होता है एक स्वयंभू शासक, अर्थात जो शासक किसी के अधीन नहीं हो।
सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्यों नहीं की, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। एक वर्ग है वो ये कहता है कि चूंकि ये सिंहासन धारण के समय दास था और इस्लामी प्रथाओं के अनुसार दास सुल्तान का अधिकारी नहीं हो सकता, और इनको दास्ता जब 1208 में दास्ता से मुक्ति 1208 में मिलती है, तो उसके बाद में भी इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये अपनी पूरी उम्र मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि से ही ये संतुष्ट रहता है। गोरी के भतीजे तथा उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने इनको दास्ता से मुक्त किया था। इस प्रकार वह वैधानिक रूप से 1208 के बाद में भारतीय क्षेत्रों पर तुर्की सुल्तान का प्रतिनिधि बनता है, क्योंकि 1206 से लेकर 1208 तक यह दास था, इसलिए दास कभी भी इस्लामी प्रथा के अनुसार वैध उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन गौरी का जो उत्तराधिकारी था उसने इनको दास्ता से मुक्त कर दिया, इस कारण ये 1208 के बाद दास्ता से मुक्त हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले यही है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक था। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कहा जाता है। भारत में प्रथम तुर्की राज्य की स्थापना वास्तविक रूप से देखी जाए तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, वास्तविक रूप से। हालांकि स्थापना मोहम्मद गोरी ने कर दी। ऐबक ने अपने नाम के कभी सिक्के भी नहीं चलाए, न अपने नाम का खुतबा पढ़ा, न तो अपने नाम के सिक्के चलाए न अपने नाम का खुतबा पढ़ा। दास्ता को मुक्त कराने के लिए इसने गौर में अपने दूत निजामुद्दीन अहमद को भेजा था। तो इस प्रकार निजामुद्दीन अहमद गौर जाता है और जाकर वहाँ पे गौरी के उत्तराधिकारी से इनको दास्ता से मुक्त करवाता है। और हमें याद है कि 1208 के बाद में ये दास्ता से मुक्त हो गया था। इसने लाहौर के नागरिकों के अनुरोध पर दिल्ली से लाहौर गया, इसलिए लाहौर इनके समय की राजधानी थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ए प्लस बेक दो शब्दों से बना हुआ है। ए का तात्पर्य चंद्रमा है तथा बेक का तात्पर्य स्वामी है। मिनहाज उस सिराज के अनुसार हाथ की अंगुली इनकी टूटी हुई थी, इस कारण ऐब सेकल कहा जाता था। ऐब सेकल का मतलब होता है हाथ से विकलांग। तो दो अर्थ लिए जाते हैं ऐबक उपाधि के। एक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, दूसरा मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि इनके हाथों की अंगुलियां टेढ़ी थी, इस कारण भी इनको ऐबक कहा जाता था। इनकी उपाधियां कौन सी थी? मुख्य रूप से इनकी 4 उपाधियां थी। लाख बख्श, जिसका अर्थ होता है लाखों में दान करने वाला। तत्कालीन लेखकों ने कहा है कि लाखों में दान करता था, इस कारण इनको लाख बख्श कहा गया। दूसरी उपाधि है पील बख्श। पील शब्द का अर्थ होता है हाथी, तो पील बख्श हाथियों का दान करने वाला। तीसरी है कुरान खां। कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज़ में पाठ करते थे, इस कारण इनको कुरान खां कहा गया। और हातिम द्वितीय, न्याय के कारण इनको हातिम द्वितीय कहा गया। तो 4 उपाधियां मुख्य रूप से इनकी थी, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय। ऐबक के विरोधी क्या थे? इनके लिए सिंहासन धारण करना फूलों की सेज नहीं थी, ये कांटों की सेज थी, जिस पर इनके लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित लोग कांटों का काम कर रहे थे। पहला था गजनी का ताजुद्दीन यल्दौज, सिंध का कुबाचा और बदायूं का इल्तुतमिश। ये तीनों भी गोरी के जो प्रदेश थे उनके सेनापति थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये था कि इनके बीच सिंहासन को लेकर संघर्ष होगा। तो मुख्य रूप से इल्तुतमिश को 3 लोगों से संघर्ष करना पड़ा, गजनी का यल्दौज, सिंध का कुबाचा और बदायूं का इल्तुतमिश। अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि ऐबक ने कौन से कार्य किए। तो यहाँ तक अभी हमने ये देखा है कि ऐबक का सिंहासन कैसे धारण होता है, ऐबक का जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है, ऐबक की उपाधियाँ कौन सी थी, ऐबक के विरोधी कौन से थे। धन्यवाद।